और 1947 में आज़ादी के बाद हमारी नेशनल प्रायोरिटीज भी बिल्कुल अलग थी। हमारा नया देश बन रहा था और हमको सबसे पहले बेसिक लिटरेसी रेट बढ़ाना था। सरकार को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट चाहिए थे जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स में 95%, एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर, टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट और फाइनली एक बढ़िया नौकरी, सैलरी 12 लाख रुपए साल की, फैमिली खुश, रिलेटिव्स इंप्रेस्ड। पर 5 साल बाद सिचुएशन कुछ और है। उसके बैंक अकाउंट में कोई सेविंग्स नहीं, क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेंडिंग है, एक नई कार का लोन चल रहा है, एक पर्सनल लोन भी है जो उसने एक इंटरनेशनल ट्रिप में लिया था, उसके पास कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर जीरो। ये कैसे पॉसिबल है? एक इंसान जो पढ़ाई में इतना स्मार्ट था, नंबर गेम्स में इतना आगे था, वो अपनी रियल लाइफ के नंबर्स में कैसे फेल हो गया? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि किसी ने उसको सिखाया नहीं कि पैसा एक्चुअल में काम कैसे करता है। सोचिए इस बारे में, आपने स्कूल में कितने घंटे मैथमेटिक्स पढ़ने में बिताए होंगे, पर कितने घंटे आपने टैक्सेस समझने में बिताए? आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को टेस्ट करता हो? ऐसी कितनी क्लासेस थी जहां आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई की रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सिखाया गया है? अलजेब्रा जरूरी है, हिस्ट्री भी जरूरी है, पर जब बात मनी की आती है, जो हमारी एडल्ट लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली साइलेंट क्यों हो जाता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंटरनेट पे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूमती हैं जो बोलती है कि स्कूल्स जानबूझकर हमें गरीब रखना चाहते हैं, पर रियलिटी इससे थोड़ी सी अलग है और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल है। आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, उसका कोर स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे बना था। उस वक्त दुनिया को अचानक से बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स और क्लर्क्स की जरूरत थी, ऐसे लोग जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सके, टाइम पर काम कर सके और एक रूटीन के हिसाब में डिसिप्लिन रहे। इस मैसिव डिमांड को पूरा करने के लिए प्रशियन एजुकेशन मॉडल और उसके जैसे दूसरे स्टैंडर्डाइज्ड स्कूलिंग मॉडल्स दुनिया भर में पॉपुलर होने लगे। स्कूल्स का प्राइमरी गोल था बेसिक लिटरेसी, मैथ्स और पंक्चुअलिटी सिखाना, ताकि लोग फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में सेफली और एफिशिएंटली काम कर सकें। वेल्थ क्रिएशन सिखाना उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक रिलायबल वर्क फोर्स तैयार करना। हालांकि हिस्टोरियंस इस बात पर डिबेट जरूर करते हैं कि ये डिजाइन कितना इंटेंशनली सप्रेसिव था, पर इसका नतीजा साफ था। एक ऐसी जनरेशन तैयार हो रही थी जो हार्डवर्क करना तो जानती थी, पर उस हार्ड वर्क से कमाए हुए पैसे को मैनेज करना नहीं। इंडिया में ये एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल दौर से है। अंग्रेजों को ऐसे एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे जो उनके वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके। और 1947 में आजादी के बाद हमारी नेशनल प्रायोरिटीज भी बिल्कुल अलग थी। हमारा नया देश बन रहा था और हमको सबसे पहले बेसिक लिटरेसी रेट बढ़ाना था। सरकार को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट चाहिए थे जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। इसलिए हमारे एजुकेशन बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, उन्होंने प्योरली एकेडमिक्स पर जोर दिया। पढ़ाई का मतलब बन गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना है। ऐसे में पर्सनल फाइनेंस जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिलेबस से हमेशा बाहर ही रहा, क्योंकि क्लासरूम टाइम लिमिटेड होता है और प्रायोरिटी हमेशा वो सब्जेक्ट्स थी जिसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती हो। हालांकि पिछले कुछ सालों से आरबीआई, सेबी और एनसीएफई जैसे इंस्टीट्यूट्स ने फाइनेंशियल लिटरेसी को अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। पर आज भी एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट बिना एक सिंपल टैक्स फॉर्म भरना सीखे या कंपाउंडिंग का मतलब जाने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। सर्वे बताते हैं कि इंडिया में एडल्ट फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी 27% के आसपास स्ट्रगल कर रही है। ये गैप बहुत बड़ा है। पेरेंट्स भी अक्सर इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चों के सामने पैसे की बात करना या मनी एंजाइटी डिस्कस करना एक टैबू माना जाता है। उन्हें लगता है बच्चे पढ़ाई पर फोकस करें, पैसे के स्ट्रेस ना लें, पर यही ओवर प्रोटेक्शन आगे चलकर प्रॉब्लम में जाती है। तो आज करंट रियलिटी क्या है? स्कूल हमें इक्वेशन सॉल्व करना तो सिखाती है, ग्रामर भी सिखाती है, ज्योग्राफी भी सिखाती है, और ये सब इंपॉर्टेंट भी है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इसमें एजुकेशन सिस्टम की कोई बुराई नहीं है, पर लाइफ जब एक्चुअल टेस्ट लेती है तब वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछती। लाइफ डिमांड करती है आपको पर्सनल बजटिंग आती है या नहीं है, आपको समझ आना चाहिए कि इनकम टैक्स ब्रैकेट्स कैसे काम करते हैं, एसआईपी क्या होती है, टर्म इंश्योरेंसेस क्यों जरूरी है, और लोन्स आपके फ्यूचर को कैसे लॉक कर सकती है। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन के बीच का रियल डिफरेंस है। आप दुनिया के सबसे हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड इंसान हो सकता है और फिर भी फाइनेंशियली कंप्लीटली अनपढ़ हो सकता है। और दिक्कत यहाँ और बढ़ जाती है क्योंकि सोसाइटी और हमारा खुद का दिमाग भी हमारे खिलाफ हो जाता है। जब पर्सनल फाइनेंस की फाउंडेशन नहीं होती तो लोग वैसा ही करते हैं जैसा वो अपने आसपास देखते हैं। इसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं कि जैसी पहली सैलरी आती है या प्रमोशन मिलता है,
हमारे खर्चे उससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ जाते हैं। क्यों? स्टेटस सिग्नलिंग के लिए। हमें सोसाइटी को दिखाना होता है कि हम सक्सेसफुल हैं, और इस दिखावे को आसान बनाती है आज की इजी क्रेडिट कल्चर। पहले लोग पैसे बचाकर चीजें खरीदते, आज ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को न्यू नॉर्मल बना दिया है। हमारे ब्रेन को तुरंत डोपामिन चाहिए, एक नया फोन, एक नई कार, महंगे कपड़े। एडवर्टाइजिंग एल्गोरिथम्स और सोशल मीडिया पर दूसरों की फेक परफेक्ट लाइफ देखकर हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर कर बैठते हैं, और इस सोशल प्रेशर में बिना किसी फाइनेंशियल लिटरेसी के एक वेल एजुकेटेड इंसान भी ईएमआई के जाल में फंस जाता है। वो इनकम बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर वेल्थ बिल्डिंग की नॉलेज ना होने की वजह से उसकी एक्चुअल नेटवर्थ वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन इस ट्रैप से निकलना पॉसिबल है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी पूरी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी बदल सकती है। जैसे इमरजेंसी फंड्स, जो आपको किसी भी क्राइसिस या मेडिकल इमरजेंसी में पैनिक होने से बचाते हैं। इंश्योरेंस, जो एक्चुअल में एक एक्सपेंस नहीं बल्कि आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन शील्ड है। इन्वेस्टिंग, जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाता है जब आप सो रहे होते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक, जो टाइम के साथ छोटी छोटी सेविंग्स को एक मैसिव वेल्थ में बदल देता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को समझना, जो बिना बताए आपके बैंक अकाउंट की परचेजिंग पावर कम कर रहा है। गुड डेट और बैड डेट के बीच का फर्क समझना, और ये जानना कि हर फाइनेंशियल डिसीजन की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये कंसेप्ट सुनने में एकेडमिक या भारी लग सकते हैं, पर एक्चुअल में उतने ही बेसिक है जितना साइकिल चलाना। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें साइकिल पकड़कर चलाना सिखाया नहीं गया। पर यहाँ सबसे अच्छी खबर है, मनी और फाइनेंस एक प्योर स्किल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जन्म से आनी चाहिए या फिर सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनी है। और किसी भी स्किल की तरह इसको भी किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। अगर स्कूल ने आपको नहीं सिखाया या पेरेंट्स ने आपके सामने इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं की, तो कोई बात नहीं, यू कैन लर्न इट राइट नाउ। इसलिए हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस फ्रॉम स्क्रैच। ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है जहां हमने रूट कॉज को समझा। आने वाले एपिसोड्स में हम एग्जैक्टली वो सब कवर करेंगे जो स्कूल में सिलेबस में मिस हो गया। बजटिंग और सेविंग्स की साइकोलॉजी से लेकर इंश्योरेंस लेने का सही तरीके तक, म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स क्या होते हैं, टैक्स कैसे सेव करना चाहिए, आखिर में आपके रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्लान करनी चाहिए। सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में। स्कूल gave us an education, life demands financial education. The good news, it is never too late to learn. मिलते हैं एपिसोड 2 में, जहां हम बात करेंगे सैलरी 50,000 की भी होती है पर फिर भी लोग गरीब क्यों होते हैं।